गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अमर रिवीजन थ्रू एमसी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो डिस्कस हम करते आ रही है वो 12 नवंबर 2022 के। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विच दे आर डिस्कसिंग अबाउट द विजयनगरा एम्पायर। यू नो वेरी वेल विजयनगरा एम्पायर इज देयर इन कर्नाटका वाला रीजन, और वहाँ पे 4 वंश के द्वारा बहुत टाइम तक जो है राज किया गया है। एंड वो कौन कौन से वंश है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल संगम वंश के बारे में सुना होगा, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, वन अरीमेडू डायनेस्टी। तो ये 4 डायनेस्टी हुआ करती थी। और एक युद्ध यहाँ से पूछा जाए, ट्लाईकट का युद्ध, जो 1658 के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, वो जो हमने एक किंगडम है ना, बीजापुर वाले जो किंगडम है वो विजयनगर के साथ लड़ते हैं, और उसके बाद जो विजयनगर खत्म सा होता चला जाता है। और विजयनगर एम्पायर को ही सर्व कर रहे थे जिनके द्वारा बेंगलुरु की स्थापना की गई थी। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो you can see here it is the map of India and बेंगलुरु you can find here बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के संस्थापक थे जो विजयनगर के एम्पायर का जो मतलब सर्व कर रहे थे विजयनगर एम्पायर में, वही एक पर्सनैलिटी थे कंपेगौड़ा जी। उनके द्वारा जो है बेंगलुरु की स्थापना की गई थी कब, तो 1517 AD के अंदर। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट वाज 16th सेंचुरी चीफ्टियन। तो मतलब ये चीफ्टियन हुआ करते थे। 16th सेंचुरी का मतलब ये है कि ये जो टाइम पीरियड है 500 से लेके 600 की बात कर रहा है। तो 15 से लेके, तो ये शताब्दी जो है 1500 से लेके 1600, डेट इज द 16th सेंचुरी। और मैंने आपको बताया 15th और 16th सेंचुरी के बीच में कौन कौन कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। तो यह देखिए, गुरु नानक जिनका जन्म 1498 में हुआ था, गुरु नानक, शंकरदेव, और शंकरदेव हुआ करते थे, पुरंदर दास हुआ करते थे, रायदास हुआ करते थे। एंड वन मोर पर्सनालिटी देयर जो मैंने आपको कल ही बताया था शायद, शंकरदेव और शंकराचार्य। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सारी पर्सनालिटी है वो 16th सेंचुरी में लाई किया करती थी। और 15 से 16th सेंचुरी कहा जा सकता है, 15वीं सेंचुरी में भी और 16th सेंचुरी में भी। वन मोर पर्सनालिटी जो मीराबाई थी वो 16th सेंचुरी में थी, और तुलसीदास जो 16th से लेकर 17th सेंचुरी जो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। First question, he was the 16th century chieftain under the erstwhile Vijayanagara Empire. He is credited with the laying the foundation of what today is known as the Bengaluru. 1537 में इनके द्वारा बेंगलुरु की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये कौन है, तो केम्पेगौड़ा है। और इन्हीं की याद में जो है कर्नाटका के अंदर जो स्टैट्यूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पे स्थापित की गई है। ठीक है, और याद रखिएगा बेंगलुरु के अंदर ही अभी सस्टेनेबल मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड G20 की मीटिंग भी हुई है जो शेरपा के अंदर होती है। और शेरपा की मीटिंग याद रखिएगा उदयपुर। और फर्स्ट मीटिंग G20 की, G20 की अध्यक्षता आपकी बार हमारी कंट्री कर रहे हैं। और G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा है आपकी बार, तो इंडिया के द्वारा। कहाँ पे हुई है पहली मीटिंग, तो पुडुचेरी के अंदर, और शेरपा की उदयपुर के अंदर। और बेंगलुरु के अंदर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, अगर पूछा जाए हेल्थ से रिलेटेड तो त्रिवंतरीपुरम हो जाएगा। अगर पूछा जाए मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड तो ये देखिए भोपाल, T20 भी उसको कहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड पूछा जाए B20 तो ये हुई है आपकी गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप, और गुजरात के अंदर डेक्सपो मतलब डिफेंस डेक्सपो भी हुए, तो ये भी याद रख लीजिएगा। Let's see about the thing. He was 16th century chieftain under the erstwhile Vijayanagara Empire. He is credited with the laying the foundation of the what today is known as Bengaluru city in 1537. He is revered in the southern Karnataka, especially by जो वोकालिका कम्युनिटी है। याद रखिएगा, भी पूछा जा सकता है वोकालिका कम्युनिटी है कहाँ की, तो ये है आपकी बेंगलुरु की। बेंगलुरु की बात करें, लोकसभा की सीट 28 होती है और राज्यसभा की सीट 12 होती है। पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इस वजह से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेट का मैं बता कहते हुए चलती हूँ। उनके अचीवमेंट की बात करते हैं तो ये सोशल इविल जैसे बहुत सारे हुआ करते, जैसे सती प्रथा हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड इनके द्वारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की गई है। विमेन की आवाज़ को उठाया गया। और इनके साथ कौन थे, फॉर एग्जांपल नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बोली द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द अनमेरिड वुमेन। बेसिकली क्या होता था कि जो अनमेरिड वुमेन है उनकी लेफ्ट हैंड की जो उंगली है वो काट दी जाती थी ड्यूरिंग अ कस्टम नोन एज द बंदी देवरी। तो इनको अबोलिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैंपेगौड़ा इज नोन एज द टू हैव डेवलप्ड अराउंड 1000 लेक्स इन द सिटी टू कैटर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर नीड। जब हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट शहर क्या है, हम्पी और पावेगौड़ा। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और ये किस नदी के ऊपर है, तो तुंगभद्रा नदी, जो किसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी कृष्णा नदी की है ना, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
एनीवे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर इज ऑल्सो डेवलप्ड अराउंड 1000 लेक। लिटरेचर की बात करोगे तो मल्टीपल लैंग्वेज में इनके द्वारा लिखा गया। कन्नड़ा तो था ही था, एंड इवन ओथोड़ यक्षगंगा प्ले इन तेलुगु नेम्ड है उसका गंगा गौरी विलास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अदर जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। सी हरिहर जो फर्स्ट है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा जा रहा है। कृष्णदेव राय जो उनके राजा हुआ करते हैं, तो याद रखिएगा ये जो राजा थे वो तुलुवा डायनेस्टी के हुआ करते थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके टाइम पे कौन आया था और इनके बारे में जिक्र किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिए बाबरनामा में इनका बारे में जिक्र मिलता है कृष्णदेव राय का। फर्स्ट क्वेश्चन, इनके टाइम पे जो हमारी कंट्री में आई थी दो पर्सनैलिटी थी। एक तो का नाम था डोमिनिगो प्यास एंड सेकंड का नाम था फरनाज नुनजिज। ठीक है, और ये तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग क्या करते थे। एंड इन्हीं के टाइम पे जब पुर्तगालों के द्वारा गोवा को छीना गया था 1510 में, कहाँ से, बीजापुर के अंदर से। और इनके द्वारा जो एक युद्ध भी लड़ा गया था जो बीजापुर के द्वारा लड़ा गया था इनके साथ ही, और बीजापुर को इन्होंने डिफीट कर दिया था। ठीक है, गोलकंडा, और गोलकंडा से ही जो है हमारा जो कोहिनूर का हीरा है वो निकाला गया था। एनीवे, लेट्स सी अबाउट द थिंग। विजयनगर एम्पायर रूलर कृष्णदेव राय। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कृष्णदेव राय बिलोंग टू द सलवा डायनेस्टी। नो, बिकॉज इट इज बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी। जो थर्ड नंबर की डायनेस्टी हुआ करती थी वहाँ से बिलोंग करते थे। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, तो आंसर बी निकल रहा है। लेट्स सी द स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ऑल्सो। डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर, गोलकंडा एंड द बहमनी सल्तनत, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और विजयनगर की स्थापना कब होती है, तो 1536 के अंदर। किसके द्वारा, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। हरिहर फर्स्ट जो है सबसे पहले रूल करते हैं, फिर बुक्का रूल करते हैं, और फिर हरिहर सेकंड रूल करते हैं, फिर बुक्का सेकंड रूल। इस तरीके से उनका रूलिंग चलती रहती है। नंबर थर्ड देखते हैं। और जो पहली डायनेस्टी वो संगम थी, सेकंड थी सुलवा डायनेस्टी, नंबर थर्ड थी तुलवा डायनेस्टी, एंड नंबर फोर्थ थी अरीमेडु डायनेस्टी। और उसके बाद एक युद्ध होता है जिसमें ये बहमनी किंगडम से हार जाते हैं विजयनगर, मतलब विजयनगर मर्ज हो जाता है। ओके, लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट। तो मैंने बता दिया। द ग्रेट साउथ मैथमेटिशियन निकानाथ सोम्याजी लिव्ड इन द एम्पायर कृष्णदेव राय, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो याद रखिएगा। और इनके द्वारा कृष्णदेव राय के द्वारा अपनी माता की याद में एक नागपुरम नाम का नगर भी बसाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो इनकी एक बार पूछा गया था कि कौन सी इनके द्वारा बुक लिखी गई है, तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रही, बट फिर भी हम कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ही वॉज एन एम्पर ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु लिव्ड ड्यूरिंग द रेन 1509 to 1529। ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। कृष्णदेव राय अर्न द टाइटल ऑफ कन्नड़ राज रामा। तो इनके द्वारा जो टाइटल लिया गया था वो था आपका राज्य रामा रमना आंध्र भोज एंड मोरू रायर गांडा। ही बिकम द डोमिनेंट रूलर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया बाय डिफीटिंग द सुल्तान ऑफ बीजापुर। मतलब ये उस वक्त के डोमिनेटिंग रूलर हुआ करते थे। द बहमनी सुल्तान एंड द राजा ऑफ द ओडिशा। द ग्रेट साउथ इंडियन मैथमेटिशियन निकानाथ सोम्याजी ऑल्सो लिव्ड इन द एम्पायर ऑफ कृष्णदेव राय। पुर्तगाल ट्रैवलर जो आपके डोमिंगो पियास थे और फर्नो नुनजिन थे वो इनके टाइम पे विजिट करते हैं। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द लेट्स सी 36% ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। क्या स्टेटमेंट सही नहीं? ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वैसे सही है, 36% जो है ओवर स्ट्रेस्ड ओवर एक्सप्लॉइटेड है, बट ये जो है जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी की नहीं है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। CGFR जो है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर काम करते हैं, डेट इज करेक्ट। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। और इंडिया में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किसका है, तो यूपी का है। ठीक है, ओके। अराउंड 29 आर सच, नोट 26 आउट ऑफ 5 7 2 3। तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो स्टेट ग्राउंड वाटर एंड द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन द कंट्री। तो इनके द्वारा बताया गया है कि 26% जो है स्ट्रेस्ड एरिया है, बॉडीज है हमारी कंट्री में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट इन सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 रेगुलेट करती है किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करना है ग्राउंड वाटर का, थ्रू द गाइडलाइन विच आर अपडेटेड रेगुलरली। इंडिया हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर वेल इक्विप्ड इरीगेशन सिस्टम। चाइना जो है सेकंड नंबर पे है, USA जो है थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आदिल शाही डायनेस्टी के बारे में है। सी जब हम आदिल शाही डायनेस्टी की बात करते हैं तो
इनका जो रूल था 1490 से लेके 1686 तक रहता है, और ये सुन्नी सेक्ट को बिलोंग क्या करते थे। जहाँ पे पाकिस्तान में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाए कौन से सेक्ट की, तो सुन्नी सेक्ट की ही है। इनके द्वारा जो है एक कॉइन भी इशू किया गया था, उसका नाम था नन ए नोरस, और इनकी जो न्यू कैपिटल थी उनका नाम भी, इनकी जो रुपये का नाम है उसी टाइप से था, नवरापुर नियर बीजापुर। ठीक है, न्यू कैपिटल इनके द्वारा बसाई गई थी बीजापुर के पास ही, नवरापुर गांव के अंदर। एनीवे, अब देखते हैं आदिल शाही। मतलब ये जो है बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे जो सभी का वेलफेयर चाहते थे। एनीवे, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट वाज फाउंडेड बाय द यूसुफ आदिल शाह। जो आदिल शाही डायनेस्टी थी वो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा 1490 के अंदर बनाई गई थी। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। It was eventually incorporated by the Chhatrapati Shivaji Maharaj and was integrated into the Maratha Empire. K statement C, that is not correct. Let's see about this, about Adil Shahi dynasty. He was founded by the Yusuf Adil Shah. That was the ruler of Bijapur, centered around present day Bijapur district of Karnataka. 1489 to 1468 इसी टाइम पे जो है गुरु नानक जी का भी जन्म होता है। When it was eventually conquered by the Emperor Aurangzeb, मतलब ये है कि जो इनका राज्य था वो बाद में कनकर कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा दो चीज़ों पे कब्जा किया गया था, एक तो बीजापुर और एक अहमदनगर। ठीक है, जो मतलब जो औरंगजेब है ज़्यादा एक्टिव डेक्कन में ही हुआ करते थे, तो वहाँ से जो डेक्कन वाला एरिया बीजापुर का और अहमदनगर का वो औरंगजेब मिला लेता है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम आदिल शाह के बारे में। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट अबाउट हिम। He belonged to the Sunni sect but was broad-minded in the religious view and practices. That is correct. He should a coin that is nothing but a noon and Norris. That is also correct. He laid the foundation for a new capital, Navrapur near Bijapur. That is also correct. He was killed a true negotiator meeting with the Chhatrapati Shivaji Maharaj. That is incorrect. तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट एंड डी जो आपकी ट्रू नेगोशिएशन था छत्रपति शिवाजी महाराज को किल कर दिया थे इन्होंने, ऐसा नहीं है। लेट्स सी अबाउट द इब्राहिम आदिल शाह। ये जो है बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे और ये आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड टर्न आउट अ पोएट, म्यूजिशियन, पेंटर, बिसाइड बीइंग अ टैलेंटेड रूलर एंड पैटर्न ऑफ आर्ट। इब्राहिम बिलोंग टू द सुन्नी सेक्ट एंड ब्रॉड माइंडेड हुआ करते थे रिगार्डिंग द रिलीजियस एंड द प्रैक्टिसेस व्यू ऑफ रिलीजन। ही वॉज डिवोटेड टू द प्रोफेट मोहम्मद, हिंदू डाइटी सरस्वती एंड गणपति एंड सूफी सैयद मोहम्मद गिसू दराज भी ये जो है पैटर्नाइज करते थे। Ibrahim was well aware of the Indian aesthetic concept of the Rasa. In 1599, he laid the foundation of new capital that is nothing but a Navraspur near Bijapur. He also issued a coin that is known as Norris. Ibrahim penned 59 songs and 17 couple in किताबें नोरस, और नोरस नाम में पूछी जाएगी किसके द्वारा लिखी गई है, तो इन्हीं के द्वारा इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई, पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा। अफजल खान की बात करते हैं। ही वॉज अ किल्ड अ ट्रूस नेगोशिएशन मीटिंग विद शिवाजी एंड हिज आर्मी वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ द प्रतापगढ़। ठीक है, तो अफजल खान मार दिए जाते हैं। वॉज किल्ड अ ट्रू नेगोशिएशन मीटिंग विद द शिवाजी एंड हिज आर्मी वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है विद रेफरेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट और लिमिटेशन ऑफ द प्रोविजन कंटेनिंग ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट बी प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर अंडर आर्टिकल 142 इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये है, इसका मतलब क्या, आर्टिकल 142 में क्या दे रखा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पावर को बयां करता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी रूल को तोड़ सकता है, किसी भी अथॉरिटी को ओवर पावर कर सकता है, ओवर रीच कर सकता है। द रीज़न फॉर दैट इज टू कंप्लीट जस्टिस सो दैट द पीपल डू नॉट फील मतलब डिवास्टेटेड फ्रॉम द स्टेट। एनीवे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एज पर आर्टिकल 142 द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज जुडिक्शन में पास सच डिफेंड टू और मेक सच ऑर्डर एज इट नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। मतलब यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस की बात की जाती है। एनी कॉज फॉर मैटर पेंडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन विच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब और अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये आर्टिकल पार्ट 5 के अंदर है। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक यहाँ पे मेंशन किया गया अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड पॉइंट यू शुड नो आर्टिकल 124, आर्टिकल 125, 126 भी इंपॉर्टेंट है, 129 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 130 इंपॉर्टेंट है, 131 इंपॉर्टेंट है, 136 इंपॉर्टेंट है, 130 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 139 है और 137 भी है, क्योंकि 137 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ही व्यू को दोबारा से सुन सकता है, हियर अप कर सकता है, राइट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आधार कैन बी इशूड एज द प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एंड वंस आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड, और ये गलत है क्योंकि आधार का जो है
वर्चुअल कार्ड भी बनाया मतलब वर्चुअल आईडी भी बनाई जा सकती है और इसको डिलीट भी किया जा सकता है। और जो 5 साल से 18 साल के बच्चे उनके लिए जो है दोबारा से अपग्रेड क्रिएशन का वो मिलता है, मतलब दोबारा से अपग्रेड किया जा सकता है आधार को, और ये प्रूफ नहीं होता है डोमिसाइल का। आधार की बात करें तो ये UIDAI के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, MeitY के अंडर में बेसिकली आता है। और 2015 में जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसके साथ मतलब जो हमारे आधार की आइडेंटिटी है उसके साथ सीड कर दिया गया था, क्योंकि इसमें हमारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है जो 14 नंबर का एक न्यूमेरिकल पिन टाइप से दिया जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया को। और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों रख सकते हैं, बट दैट इज नॉट प्रूफ फॉर द आइडेंटिटी। एनीवे, आधार कार्ड कैन बी इशूड एज द प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल, दैट इज करेक्ट। वंस आधार इशूड नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिकॉज वाक्य आप यहाँ पे देखिएगा, इनके बारे में बहुत सारे जजमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि मेटा डेटा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। अब से करेक्ट पूछा गया ना। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, क्या स्टेटमेंट से दैट इज करेक्ट है, क्योंकि जो स्टेट है वो एंटर नहीं कर सकती किसी भी कॉर्पोरेट को कि वो आपका डेटा प्रोवाइड कर दे। कर सकती है लेकिन पूछेगी आपसे पहले। नंबर थर्ड देखते हैं। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्लान, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। पहले बोला गया था कि मैंडेटरी है, जो भी आप गवर्नमेंट सर्विस से लेना चाहते हैं तो आधार जो है वहाँ पे मैंडेटरी है, लेकिन IRDA जो रेगुलेट करके चलते हैं हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को, तो उन्होंने मना कर दिया कि आधार इज़ नॉट मैंडेटरी सो डे फॉर गिविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बट येस, जो गवर्नमेंट सर्विस है उसके लिए मैंडेटरी हो सकता है। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट, ये गवर्नमेंट का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे देखना है, इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, याद रखिएगा। और रूल ऑफ लॉ क्या है, मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का जो है राज्य होना चाहिए, मतलब ये जो है लॉ का रूल ऑफ लॉ। देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो हमारे सामने लॉ है वो होना चाहिए, है ना, और लॉ जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाए, ठीक है। और अगर सभी जो है लॉ के नज़र में इक्वल है, ओके, और अपने ही केस में जो है वहाँ पे जस्टिस नहीं बनाया जा सकता, तो ये नेचुरल जस्टिस कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा रूल ऑफ लॉ के अंदर में आ जाता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और इंडिया की रैंक कितनी, तो 77, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो डेनमार्क की, टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सही, जब एनर्जी की बात आती है तो याद रखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से बनती है, तो जो 40% एनर्जी है वो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से है, और उसमें किस तरीके से पूरा प्रोपोर्शन, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी है, उसके बाद लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसके बाद आपका आता है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के बाद आता है आपका विंड एनर्जी के बाद आता है बायोमास एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी के बाद आता है आपका स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जहाँ जिससे एनर्जी बनाई जाती है, बनाई जा सकती है। एनीवे, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं, कौन सा करेक्ट है ये पूछा जाए। इट इज़ द ओनली सेंटर, और यह देखिएगा जो आपका NCAP, देखो हमारी कंट्री में जो है 2008 के अंदर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 8 मिशन को लॉन्च किया गया था। ये 8 कौन कौन से मिशन, जैसे नेशनल सोलर मिशन जिसके बारे में बात कर रही थी, उसके सेकंड है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नंबर 3 मिशन है हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना, नेशनल मिशन ऑन इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेक्स्ट इज द नेशनल वाटर मिशन, नेक्स्ट इज अगर देखा जाए तो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप for climate change, national mission for a green India, and 8th is the natural mission for sustainable agriculture. These are the 8 mission that are part of नेशनल क्लाइमेट एक्शन, मतलब नेशनल क्लाइमेट एक्शन से लड़ने के लिए हमारे 8 मिशन है, याद रखिएगा। इन्हीं में से है नेशनल, जब सोलर मिशन बनाया गया था उसके लिए एक PSC भी। Let's see about the first statement. It is the only CPSC undertaking dedicated to the solar energy sector. That is correct. Second देखते हैं, it work under the administrative control of Ministry of New and Renewable Energy. That is also incorrect. याद रखिएगा ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से इसके अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल सोलर मिशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो 2008 में लॉन्च किया गया था। पहले इसका जवाहरलाल नेहरू नाम हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। एनीवे, ओनली सेंट्रल सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के में रजिस्टर्ड हैं
और ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो 2011 में बनाई गई थी। नोडल एजेंसी मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल implementation number of the governmental scheme. The major one being the viability gap funding scheme for large grid connected project under the NSM solar park scheme and the grid connected rooftop scheme. So these are the important question of the 12th November 2022. By this we ending the session here only. Thank you so much for listening guys.